हमारे साथ आ चुके हैं शो में, उनसे बातचीत करते हैं। गुड मॉर्निंग निकुंज। निकुंज, बातचीत बाजार में बातचीत जाने से पहले कल आप पूरे दिन इंडिया के लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर इवेंट में थे बिरला के साथ, जो हमने टाई अप किया था। मैं तो 2 ही घंटे के लिए आया था लेकिन आप सुबह से शाम तक थे, बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर से मिले, लोग कश्मीर से भी आए थे। मैंने देखा, कैसा एक्सपीरियंस था और क्या व्यू क्या बन रहा है? एक नया इंडिया देखने को मिला। मैं कॉन्टेक्स्ट बताना चाहता हूँ। हम इस इवेंट पे 10 साल से जा रहे हैं। 10 साल पहले वहाँ जो AUM म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की थी वो 9 लाख करोड़ की थी, और अब जो भारत की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की AUM है वो है 52 लाख करोड़। और 10 साल में 9 से 50 हुई है, पर 50 से 1 लाख करोड़ होने में मुझे लगता है ज़्यादा समय नहीं लगेगा। कमाल की बात है कि अगर मैं लोगों से एक प्रश्न पूछा पूरे भरे हॉल के अंदर, कितने लोगों के पास EMI है, हाथ खड़े हुए। कितने लोगों के पास सिर्फ सारे हाथ खड़े हुए। तो सिप हैज बिकम द न्यू EMI। तो वहाँ क्या हमें समझ में आया? एक बात तो समझ में आई कि SIP की जो ये लहर है ये बरकरार रहेगी। ये 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात वाली बात नहीं है। काफ़ी बड़ी मेच्योरिटी है। मार्केट जब भी गिरता है फ्लोज आते हैं, तो एक बड़ा मेच्योरिटी से सब में हम देख रहे हैं कि निवेशक निवेश कर रहा है। देखिए, पिछले 8 में से 10 साल मार्केट ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है, तो जाहिर है कॉन्फिडेंस है कि 8 साल का डेटा आपके पास जो है वो कंस्ट्रक्टिव डेटा है। तो उसको लेकर के मुझे लगता है कि सिप कल्चर स्ट्रांग है। सबका मानना है स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक से दूर रहिए। डिस्ट्रीब्यूटर फैटर्निटी का मानना। अच्छा, ये तो बहुत काम। इक्विटी के अंदर मत निवेश करिए, मगर हाइब्रिड स्कीम्स में आना चालू करिए, स्मॉल कैप से स्विच करिए। तीसरा, इन जनरल सबका मानना है कि भाई अभी टियर 3 और टियर 2 पे तो स्क्रैचिंग द सरफेस चालू हुई है, और ये जो डेटा है और बढ़ेगा। मैं अगर आपको डीमैट अकाउंट्स के आंकड़े दूं तो हिंदुस्तान के अंदर स्विगी और जोमेटो के मिलाकर के करीब करीब 30 करोड़ अकाउंट हैं। नेटफ्लिक्स के हिंदुस्तान के अंदर करीब करीब 22-25 करोड़ अकाउंट है, मगर म्यूचुअल फंड के जो फोलियोज हैं आपके पास वो 10 करोड़ भी नहीं है। सही है। तो काफ़ी पॉजिटिव थी वहाँ पे, उत्साह था, और क्योंकि पिछला 2-3 साल अच्छा रहा है तो जो एक जश्न का माहौल था। राइट। चलिए बाजार पे आते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा नर्वस है, थोड़ी सी कमजोरी कल दिखी बाजार में। कुछ लोग, देखिए एक बात ये भी है कि आप खुद ही कह रहे हैं कि PSU एरिया जो है वो थोड़ा सा फ्रॉथी हो गया था। वो पहले टॉप आउट हुआ, फिर थोड़ा नरम होना शुरू है, मिड कैप स्मॉल कैप। अब ये एडवाइजरी सेबी की तरफ से शायद उसने भी बाजार के माहौल को थोड़ा सा कमजोर किया। आपने कैसे देखा? देखिए, रेगुलेटर इस प्रकार की कभी एडवाइजरी देता नहीं है, बिकॉज रेगुलेटर का काम रिस्क मैनेजमेंट है, और रेगुलेटर का काम है मार्केट लेवल्स पे टिप्पणी नहीं करना। बिकॉज रेगुलेटर मार्केट के जो लेवल्स होते हैं वो प्राइस डिस्कवरी से होते हैं, मगर अगर रेगुलेटर्स पे आकर के बोल रहा है तो वो एक प्रकार की चेतावनी है कि भैया देख लो, समझ लो। और दे आर नॉट वेरी हैप्पी विथ राइट नाउ द लेवल्स इन सम ऑफ द मिड एंड द स्मॉल कैप स्टॉक्स दे हैव। दूसरा, रेगुलेटर ये कह रहा है कि भाई स्मॉल कैप फंड्स, जो म्यूचुअल फंड्स है स्मॉल कैप फंड्स में, उनको इन्फ्लोज थोड़े चेक रखने चाहिए, उनको एक नया पॉलिसी फ्रेमवर्क लाना चाहिए। तो कुल मिलाकर के एक प्रकार से रेगुलेटर ने रेड लाइन ड्रॉ कर दी है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जाकर स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स बेचना चाहिए। वो आपके रिस्क मैनेजमेंट और आपके इंडिविजुअल स्टॉक्स पर डिपेंड करता है। पर इन जनरल अगर आप स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स में आप देखें तो पिछले 3 महीने का डेटा, पिछले 1 महीने का डेटा, एडवांस डिक्लाइन रेशियो, स्पेशली फरवरी के अंदर मंथ आज खत्म हो रहा है, तो स्मॉल वर्सेज मिड कैप वर्सेज लार्ज कैप अंडर परफॉर्मेंस इनमें चालू हो चुका है। बड़े बड़े अच्छे PSU स्टॉक्स के अंदर 15 से 20% करेक्शन आई, जिसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। IRCTC की बात करिए, आप REC की बात करिए, PFC की आप बात करिए, IRDA की आप बात करें, सब स्टॉक्स के अंदर 20 से 25% करेक्शन आ चुका है, जो अभी फील नहीं हो रहा है, मगर वह पोर्टफोलियोज के अंदर अब दिखने लगा है। तो मुझे लग रहा है कि स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स के अंदर सावधानी तो रखनी चाहिए। 2021-22 के जो रिटर्न्स आए थे, 23 के रिटर्न्स आए थे, वो नहीं आने वाले हैं। 2023 के अंदर अजय काफ़ी समय से मैं बोल रहा हूँ कि दैट 80% ऑफ स्मॉल कैप स्टॉक्स इवेंट हायर। मुझे लगता है कि 23 के 24 के अंदर 20% ही ऊपर जाएंगे, मैं 20% ही ऊपर जाएंगे। ओके, पर निकुंज, अब आज के बाजार पे आते हैं। देखिए, जो पूरी सीरीज रही, बेहद वॉलेटिलिटी देखी हमने, बहुत उतार चढ़ाव देखे, पर फिर भी पॉजिटिव रिटर्न्स हमने दिए। आगे की सीरीज के लिए किस तरीके के ट्रिगर्स देख रहे हैं, किस तरीके का मार्केट बिल्डअप आप देख रहे हैं? देखिए, हमने वॉलेटिलिटी नहीं देखी है। अगर वॉलेटिलिटी होती तो मार्केट में हम बहुत ऊपर नीचे की उतार चढ़ाव निफ्टी में देखते। निफ्टी ने स्टडी स्टेट में कंसोलिडेट करा है। पिछले 1500 पॉइंट, 2000 पॉइंट जो निफ्टी के रहे हैं, वो एक प्रकार के टेस्ट मैच टाइप मूव रहा है कि एक दिन अच्छा 4 दिन फ्लैट, 4 दिन अच्छा 1 दिन फ्लैट।
तो वॉलिटिलिटी तो देखिए सृष्टि आएगी, वो स्मॉल कैप की वजह से आती है या फिर ग्लोबल क्यूज़ की वजह से आती है, मुझे वो नहीं पता। मगर आज अगर कोई निफ्टी का व्यू ले तो मैं यही बोलूँगा कि भाई एफएनओ एक्सपायरी है और निफ्टी हमें बता रहा है कि वह थोड़ा नीचे के स्तर पे ज़्यादा जाना चाहता है। दूसरा, निफ्टी और जो ट्रेंड्स हमें देख रहे हैं हमें बता रहे हैं कि ऊपर की तरफ में सप्लाई है और नीचे की तरफ में थोड़ी डिमांड आ रही है। तो निफ्टी को लेकर के और लार्ज कैप स्टॉक्स को लेकर के मेरे को नहीं लगता कि चिंता का विषय है। मेरा मानना है कि उनके अंदर अभी एक टाइम वाइज कंसोलिडेशन विद अ डाउनवर्ड बायस आई थिंक विजिबल है। निकुंज, आपको जाने थे इससे पहले कहीं नज़र आपकी बनी हुई है कोई स्पेस पे जहां आपको कंफर्ट है, और अगर घटता है बाजार या अपॉर्चुनिटी मिलती है इस महीने में तो आप निवेशकों को देखना चाहिए? अभी रुकिए अजय, लेट द ट्रेंड्स बिल्ट अप, लेट्स अंडरस्टैंड दैट स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स के अंदर किस प्रकार के मार्जिन लेवरेज चेंजेस आते हैं, किस प्रकार का किस प्रकार का प्राइस लेवल सेटल होता है। फर्स्ट फॉल में कभी नहीं लेना चाहिए। जी हाँ। लेट द मार्केट सेटल डाउन। ये बुल मार्केट खत्म नहीं हुआ है, ये बुल मार्केट अभी लंबे समय तक चलेगा। तो थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट रखें, थोड़ा कैश रखें, थोड़ा ग्लोबल झटका आता है, कुछ कहीं बैड न्यूज़ आती है तो उस समय आपको एक प्राइस एडवांटेज मिल जाएगा। यू हैव टू परहैप्स वेट फॉर थिंग्स टू सेटल डाउन बिफोर यू गेट रियल बार्गेन्स। स्टॉक की बात करते हैं, मेरे रेडार पे टाटा मोटर्स है आज, इसलिए टाटा मोटर्स बिकॉज सीएलएसए ने पहली बार कहा है कि भाई वैल्यूएशंस महंगे हैं और 2023 का ये स्टॉक ऑफ द ईयर था। 2023 जो साल था टाटा मोटर के लिए मेरे हिसाब से एक हिस्टोरिकल ईयर था, प्राइस रिटर्न एंड न्यूज़ फ्लोस। टाटा मोटर डीवीआर की डीलिस्टिंग, टाटा की एक सब्सिडरी लिस्ट हुई, जेएलआर के अंदर टर्न अराउंड हुआ, ऑपरेटिंग लेवरेज की इन हुई, डेट को लेकर के वहाँ पे काफ़ी चेंजेस हुए थे। मुझे लगता है पीवी के अंदर इन्होंने नए लॉन्चेस जो करे थे इसके अंदर लग्जरी से लेकर के नॉन लग्जरी तक मार्केट शेयर गेन करा है। अब टाटा मोटर में ट्रिगर्स नहीं है, वैल्यूएशंस महंगे हैं, स्टॉक 1000 रुपये के आसपास हो चुका है। पीवी के अंदर वो आकर के बोल चुके हैं कि 5 से 8% की ग्रोथ रहेगी। जेएलआर के अंदर चाइना के अंदर हम देख रहे हैं कि जब टेस्ला जैसी कंपनी को मार पड़ रही है तो जाहिर है जेएलआर को भी मार पड़ेगी, बिकॉज चाइना के अंदर एक तो स्लो डाउन है और दूसरा बीवाईडी जैसी कंपनीज हैं वह मार्केट शेयर गेन कर रही हैं। तो जेएलआर का चाइना का इम्पैक्ट, यूरोप स्लो डाउन है और लैक ऑफ ट्रिगर्स आई थिंक इन द नियर टर्म में जस्ट इंजेक्ट अ वॉलिटिलिटी इन द स्टॉक नाउ। एक हम कहते हैं ना कि एक समय आता है कि आपको स्टॉक में जब रहना पड़ता है, जैसे हमने लास्ट ईयर और बिगनिंग में टाटा मोटर की बात करी थी, अच्छा साल गया, तो मुझे लगता है कि अब उल्टा करने का समय आ गया है। होल्ड करें मगर नया ना लें। परफेक्ट बात। ये दो बातें जो खास निकुंज की एक्शनेबल आइडियाज़ में से आई। पॉइंट नंबर 1, टाटा मोटर्स के ऊपर नज़र रखें, वहाँ पर थोड़ी सी नरमी पॉसिबल है वैल्यूएशन के दम पे, सीएलएसए का ये मानना है। दूसरा, अगर आपके पास कैश है, ड्राई पाउडर है, तो कूदिए मत, बाजार को थोड़ा सेटल होने दीजिए। आपको लेवल्स पे काम करना है, अपने भाव के साथ काम करना है। अभी पहले फॉल में एकदम अचानक में बाइंग मत करें। मयूरेश, ऐसे कौन से नाम आपके रेडार पे हैं जो इस मीडियम टर्म रफ पैच जो आया है और जो चल रहा है इसमें नीचे आपको कंफर्ट आएगा लेने में? मॉर्निंग अजय जी। आई थिंक जो दो स्पेसेस और जैसे निकुंज भी कह रहे थे, आई थिंक जहां मार्केट्स का फोकस रहेगा वो अर्निंग्स के ऊपर रहेगा और मार्केट्स जनरली रिएक्ट टू हाउ अर्निंग्स आर प्लेस्ड और अर्निंग्स ट्रेजेक्टरी कैसे रहती है। हैविंग सेड दैट, ऑटो एंसिलरी और हॉस्पिटल्स एंसिलरीज, ये दो स्पेसेस हमें काफी अच्छी लग रही है मार्केट्स विद इंडिया में। विद इन ऑटो एंसिलरीज, एक्साइड स्ट्रोक अमरा राजा, यहाँ पे हमें लगता है ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स काफी अच्छे रह सकते हैं। ऑब्वियसली जो ये कैपेसिटीज बिल्टअप कर रहे हैं लिथियम आयन बैटरीज की तरफ, एक क्लियर रुझान है टू केटर टू द इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी प्लेटफॉर्म। और जैसे नए लॉन्चेस आते जाएंगे अगले कुछ तिमाहियों तक और जैसे इनकी कैपेसिटीज बिल्टअप होंगी, दे शुड बी वेल इक्विप्ड इन टर्म्स ऑफ सिग्निफिकेंट कैपेसिटीज ये सेगमेंट को केटर करने के लिए। दूसरा, आप देखें जो कंपटीशन होती है वो काफ़ी लिमिटेड रह सकती है, क्योंकि जो स्केल ऑफ ऑपरेशंस रहते हैं, जो एंट्री बैरियर्स रहते हैं, जो स्केल होता है ऑपरेशंस का, ये इजी नहीं होता है रेप्लिकेट करने के लिए। और फिक्स कॉस्ट का जो एक रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल होता है, उसको काफ़ी समय लगता है। सो दीज टू प्लेयर्स विल कीप ऑन गेनिंग a significant amount of pie as far as the battery market is concerned. जो एग्जिस्टिंग OEM मार्केट है इसको तो ये केटर कर ही रहे हैं और ये पूरी ट्रांजिशन ऑटोज और इंडस्ट्रियल्स अलॉन्ग विद वेरी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट्स, यहाँ पे लेवरेज बहुत ज्यादा नहीं है, ये रिटर्न रेशियोज को प्रभाव देंगे। तो मुझे लगता है आई थिंक विद इन ऑटो एंसिलरीज ये स्पेस ठीक ठाक करनी चाहिए बिकॉज दे हैव अ मिक्स both in terms of products and the industrial exposure as well. दूसरा जो हॉस्पिटल एंसिलरीज की मैं बात कर रहा था, डायग्नोस्टिक कंपनीज सिलेक्टिव डेफिनेटली रडार पे रख सकते हैं, बट एक स्टॉक जो हमें अच्छा लग रहा है वो है पॉली मेडिक्योर। दो तीन चीजें बहुत इंटरेस्टिंग हो रही है। एक, जो मैनेजमेंट की कमेंट्री रही है रेवेन्यू ग्रोथ को लेके, दे आर एक्सपेक्टिंग 22 to 24%। इनफैक्ट मुझे लगता है 24% के आसपास ही अगले वर्ष के लिए रेवेन्यू ग्रोथ रह सकती है इवन दिस ईयर।
जो उन्होंने बिगिनिंग ऑफ द ईयर 20% कही थी। मार्जिन्स 26% के आसपास रहने की पूरी उम्मीद है। जो नए प्रोडक्ट्स ये लॉन्च करने की सोच रही हैं कार्डियोलॉजी सेगमेंट में, एंड अ स्ट्रॉन्ग रिबाउंड बैक इनटू द रीनल सेगमेंट अलॉन्ग विद 8 to 10 न्यू प्रोडक्ट्स फॉर द यूएस मार्केट, एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है यूएस मार्केट और एक्सपोर्ट मार्केट्स where the Italian subsidiary has started doing well. Last but not the least, इनके जो प्लांट्स और केपेक्स इन्होंने किया है पिछले कई तिमाहियों में, a couple of the plants have become operational और बाकी के प्लांट्स अगले कुछ तिमाहियों में, which means as utilization levels picks up, एक पूरी ऑपरेटिंग लेवरेज आ सकती है with the kind of volume growth that one really expects. तो हमें लगता है अर्निंग्स ट्रेजेक्टरी बरकरार रहेगी। तो हॉस्पिटल एंसिलरीज एंड ऑटो एंसिलरीज, आई थिंक ये दो स्पेसेस काफी अच्छे कर सकते हैं।